हाय स्टूडेंट्स, थोड़ा एक्टिंग करना पड़ता है ना रिकॉर्डिंग के बाद। वेरी गुड आफ्टरनून। नया चैप्टर चालू करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो जितने भी चैप्टर अभी तक हमारे हुए उससे सबसे हटके चैप्टर बड़ा आसान है, इजी सा चालू होगा और खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चैप्टर खत्म हो चुका है। बड़ा आसान है, ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है और इसको अपने अलजेब्रा का पार्ट मानते हैं। अभी मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि अलजेब्रा क्या होता है। जैसे कि आपको पता है हमारा मैथमेटिक्स टोटल 5 सेक्शंस में बटा हुआ है। किसी को पता है कौन कौन से सेक्शन? एनीथिंग। सबसे पहले होता है अलजेब्रा, फिर ज्योमेट्री होता है, लेकिन देखो वो तो अलजेब्रा, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर लॉग अलजेब्रा का पार्ट। सोचो कुछ तो। वेक्टर 3D या वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर 3D। और लास्ट पार्ट आता है द फादर ऑफ ऑल पार्ट्स। ये चारों पार्ट एक तरफ और वो पार्ट एक तरफ, जिसको हम कहते हैं कैलकुलस। कैलकुलस, इसी के अंदर आता है इंटीग्रेशन, इसी के अंदर आता है डिफरेंशिएशन, सब कुछ वो सारी चीजें। मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बताता हूँ, मोर देन 50% ऑफ पेपर सिर्फ ये अकेला आपका कंप्राइज करेगा। मोर देन 50% पेपर आपका यही समझ आएगा। इनफैक्ट 60% पेपर जो है वो कैलकुलस से ही बन जाता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को टेंशन नहीं लेना है कि क्या आसान है क्या डिफिकल्ट है, ये सिलेबस है। अब इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, अलजेब्रा के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। जैसे कि एक अपन ने पढ़ा था सेट थ्योरी, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर हम लोगों ने पढ़ा था लॉगरिथम। हालांकि लॉग पहले पढ़ा था, ठीक है, सीक्वेंस आगे पीछे पढ़ेंगे। फिर अभी हम लोग पढ़ रहे सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, ये भी अलजेब्रा का ही पार्ट है। तो अलजेब्रा में बेसिकली होता क्या है, नंबर से रिलेटेड चीजें होती है, इसमें वेरिएबल्स कम होते हैं, नंबर ज्यादा होते हैं, ऐसा आप समझ। और आगे भी अपन बहुत सारी चीज पढ़ेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल थ्योरम, ऐसे ब्ला ब्ला बहुत सारे चैप्टर्स। ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री फेज 1, फेज 2, फेज 3, बस फेज 1 फेज 2 अपन पढ़ चुके, फेज 3 अपन कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे, ठीक है। फेज 1 फेज 2 आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तीन ही टॉपिक्स आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फेज 1, ट्रिग्नोमेट्री फेज 2, फेज 3। फेज 3 का नाम होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके अंदर टोटल चैप्टर्स जो आएंगे, those chapters will be straight line, circles, parabola, ellipse, hyperbola, ठीक है। ये 5 चैप्टर आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। पांचों चैप्टर बहुत बड़े बड़े। स्ट्रेट लाइन बहुत बड़ा चैप्टर, 20 to 22 डेज, 20 से 22 दिन लगेंगे। सर्कल में भी ऑलमोस्ट 15 से 16 दिन लगेंगे। पैराबोला फिर वही 15-16 दिन। एलिप्स 10 से 12 दिन। हाइपरबोला 7-8 दिन, ऐसा होता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अच्छा खासा वेटेज होता है इसका भी, पढ़ना अपने को सभी है। वेक्टर 3D सबसे इजी, सबसे इजी, सबसे ये भी बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट ये सबसे ज्यादा आसान होता है वेक्टर 3D, ठीक है। मेरा पर्सनल फेवरेट था, ये चीज मैंने इतने अच्छे से पढ़ा था कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं किया इतने अच्छे से। और मैं पढ़ाऊंगा भी वैसे ही आपको कि आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नॉट जस्ट फॉर दिस। मैं तो सारे ऐसे पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे गलती की गुंजाइश होती है या नहीं होगी, यहाँ क्वेश्चन आया सही होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज इजी, इसकी अपनी को टेंशन नहीं है। लास्ट में आता है कैलकुलस। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड लॉजिकल पार्ट ऑफ एंटायर मैथमेटिक्स। इसमें अपन पूरा मैथमेटिक्स सीख डालेंगे कैलकुलस में। कैलकुलस आपका चालू हो जाएगा फरवरी का, जनवरी में होना चाहिए था, लेकिन हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहे थे तो लेट ही चालू होगा, ओके। तो ये तो हो गया अपना सिलेबस। अब अपने सिलेबस का एक हिस्सा जो है ये सीक्वेंसिंग, वो अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। अलजेब्रा का पोर्शन है, ठीक है। अगर आप कोई भी बुक खरीदते हो, चाहे वो अरिहंत की हो या फिर सिंगेज हो या कोई भी सीरीज हो, वो हमेशा पांचों पार्ट्स, पांच पांच बुक्स देते हैं आजकल मैथमेटिक्स में। अलजेब्रा की बुक अलग से आती है, ट्रिग्नोमेट्री की अलग से आती है, और इन तीनों की अलग से आती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि 5 पार्ट्स क्यों होते हैं।
है। इसमें से बहुत सारे पार्ट्स ऐसे जो अपन क्लास 11th में पढ़ेंगे और बहुत सारे अपन 12th में पढ़ेंगे। जैसे पूरा कैलकुलस जो है वो 12th में पढ़ा जाता है, पूरा वेक्टर 3D 12th में पढ़ेंगे। तो 11th में क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री, मेजर पोर्शन ऑफ अलजेब्रा, और वेक्टर 3D को हम जब पढ़ेंगे, कैलकुलस भी पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा 11th में पढ़ा रहेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंशियल सीरीज स्टार्ट करते हैं। देखो सीक्वेंशियल सीरीज बेसिकली इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स, है ना। अपने पास कोई भी नंबर है, जैसे अगर मैंने किसी से भी पूछा कि कोई नंबर बताओ, तो आपने बताया नंबर 1, फिर मैंने एक और बच्चे से पूछा, उसने बताया नंबर 37, ऐसी कुछ जो मन में आ रहा है वो बता दिया। ठीक है, फिर एक और बच्चे से पूछा, उसने बताया नंबर कुछ भी बोल दिया, उसने बता दिया 431। फिर एक और बच्चे से पूछा, उसने बता दिया नंबर 5। ठीक है, अब ये क्या है, मेरे सामने कुछ नंबर्स लिखे हुए, क्या इनमें कुछ रिलेशन है, कुछ पैटर्न है? इज देयर एनीथिंग? नहीं, उटपटांग तरीके से कुछ भी नंबर लिख दिए गए हैं, है ना। कैसे भी उटपटांग तरीके से लिख दिया गया है। तो ऐसे किसी भी सीक्वेंस में अगर अपन नंबर को लिख देते हैं, आपने मेरी लैंग्वेज देखी, किसी भी सीक्वेंस में अगर अपन नंबर को लिख देते हैं तो इट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। पूरी सीक्वेंस में लिख दिया। लेकिन अगर मैं नंबर्स ऐसे लिखता हूँ, 1, ध्यान से देखो, 3, 5, 7, क्या ये और नंबर्स, और क्या है? क्लास 10th में अपन ने पढ़ा था, ये क्या होता है? सबके बीच में कितना डिफरेंस है? 2 2 2। मतलब ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लास पढ़ा है ना सबने एपी, कि 10th में भी नहीं पढ़ा? हाँ, सबने पढ़ा एपी, आपको पता है क्या होता है कॉमन डिफरेंस? देखो 1 और 3 के बीच में डिफरेंस है 2 का, 3 और 5 के बीच में डिफरेंस है 2 का। ठीक है, 7, इसके बाद अगला क्या आएगा? 9 आएगा। ये है ना, अगर कोई सीक्वेंस, ये भी एक सीक्वेंस है, दिस इज आल्सो अ सीक्वेंस, लेकिन इस सीक्वेंस में ध्यान से सुनना, इस सीक्वेंस में ना एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है? कि हर नंबर के बीच में 2 2 2 2 का गैप चल रहा है। 1 और 3 के बीच में गैप 2, 3 और 5 के बीच में 2, 5 और 7 के बीच में 2। अगर पैटर्न आता है तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलने लग जाते हैं? प्रोग्रेशन। आ रही है क्या बात समझ? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिया एक अपन ने 7, फिर अगला लिया 13, फिर ले लिया 19, फिर ले लिया 25। क्या इसमें भी कुछ पैटर्न नजर आ रहा है क्या? बताओ, इन नंबर्स के बीच में क्या पैटर्न है? 6 का डिफरेंस है। ये भी एपी है क्या? इज दिस आल्सो एन एपी? हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबके बीच में 6 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 6 6 6 6 का डिफरेंस है, इसीलिए ये भी क्या कहलाएगा? इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज प्रोग्रेशन। ठीक है, सही बात है। क्या सीखा अपन? ऊट पटांग तरीके से कुछ भी लिख दोगे बिना कुछ सोचे समझे तो वो सीक्वेंस जरूर कहलाएगा, बट उनमें पैटर्न होना चाहिए। अगर पैटर्न हुआ तब वो क्या कहलाएगा? प्रोग्रेशन। ठीक है, अच्छा एक और मैं आपके सामने कुछ लिखता हूँ। ठीक है, ध्यान देना आगे। देखो साक्षी आगे देखो, 2 6 18 54। ध्यान से देखो, पता करो इन नंबर्स के बीच में क्या कहानी चल रही है, क्या कहना चाह रहे हैं हमसे नंबर्स। देखो तो सही क्या है। 2 के बाद 6 कैसे आया? 6 के बाद 18 कैसे आया? कोई भी 3 से मल्टीप्लाई करा, हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करने पे अगला नंबर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 से 3 मल्टीप्लाई करा तो 6 आया, 6 से 3 मल्टीप्लाई करा तो 18 आया, 18 से 3 मल्टीप्लाई करा तो 54 आया। तो क्या कोई पैटर्न है? यस, देयर इज अ पैटर्न। बहुत खूबसूरत पैटर्न है और वो फिक्स पैटर्न है। ऐसा नहीं हो रहा कि पहले नंबर पे 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरे पे 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। देयर इज अ फिक्स पैटर्न। और ऐसे पैटर्न अगर अपने को नजर आ जाते हैं तो अपन इसको प्रोग्रेशन कहते हैं। ये भी प्रोग्रेशन। जब हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब तो अपने को समझ में आएगा कि ये दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है कि हर नंबर पे एक फिक्स क्वांटिटी जोड़ दी जाती है। जैसे यहाँ पे 7 पे 6 ऐड करा है तो 13 आया, 13 पे 6 ऐड करा है तो 19 आया, 19 पे 6 ऐड करा है तो 25 आया। तो हर नंबर पे +6 +6 +6 हो रहा है। कोई फिक्स क्वांटिटी ऐड होती है तो एपी, और कोई फिक्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है तो उसको बोलते हैं हम जीपी।
थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो जीपी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अपन ने एक हल्का सा ट्रेलर ले लिया, ठीक है। कुछ फिक्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और अगर ऐड होगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, और भी कुछ कुछ नंबर्स होते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्रेशंस होते हैं, वो अपन देखेंगे बाद की क्लासेस में, ठीक है। तो अभी ये लिख के रखो आप, थोड़ा सा आइडिया लगा आपको सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है। अभी तक एक और मिस्ट्री है हमारे पास, क्या, व्हाट इज सीरीज, सीरीज क्या होता है वो भी अपन देखेंगे। सोए नहीं हो रात में, पबजी खेल रहे थे तो जगह थे, रेट थे, क्यों पढ़ाई कर रहे थे? नहीं सर, पढ़ाई कर, तो बाहर गए, बर्थडे पार्टी, हाँ दोस्त। ओके, एक बार और कंफर्मेशन देना हर कोई, आप लोगों से बात कर रहा हूँ मैं, आवाज आ रही है क्लियर सबको, एकदम ऑडिबल अच्छे से, कोई भी कमेंट करके बता दो। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। वैसे आप लोग भी आ सकते हो यहाँ पे, कोई डरने की बात नहीं, ठीक है। आपको मैं दिखाऊंगा, सब दूर दूर बैठे एकदम, बहुत जगह है अपने पास, ठीक है। तो कभी कभार आ जाओ, किसी दिन घर में मन नहीं लग रहा है या मम्मी पापा ने डांट दिया तो आ सकते हो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, सीरीज क्या होता है। सीरीज बड़ा सिंपल है। अगर किसी प्रोग्रेशन में मैंने एडिशन कर दिया, मैं बोलता हूँ कि ये क्या है, एपी, ये पूरा प्रोग्रेशन क्या है, एपी, और ये सब क्या है, एपी की टर्म्स है, 7 13 19 25, ये सारी एपी की टर्म्स है। अगर मैंने इन सब टर्म्स को ऐड कर दिया, अगर मैंने इन टर्म्स को ऐड कर दिया, जैसे ये वाले 7 13 19 25 एंड सो ऑन, क्या ये एपी, वही वाली एपी, दिस इज आल्सो एन एपी, तो ये प्रोग्रेशन है बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इस प्रोग्रेशन की सारी टर्म्स को जोड़ देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो ये सीरीज बन जाएगी। पता है, बस इतनी सी बात है। पहली बात तो सीक्वेंस मतलब कुछ भी उल्टा आप लिख दोगे, चाहे वो सेंस बनाए या ना बनाए, वो सीरीज, वो सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई पर्टिकुलर पैटर्न रहा तो इट विल बी कॉल्ड एज प्रोग्रेशन। फिर उन प्रोग्रेशन के टर्म्स को अगर अपन ऐड कर देते तो वो सीरीज कहलाएगी, तो दिस इज कॉल्ड एज सीरीज। ये सब थ्योरेटिकल बातें कोई पूछेगा नहीं आपसे, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। ये सीरीज है, एपी के सारे टर्म्स को ऐड कर दिया, सीरीज है। जीपी, ये जीपी है, जीपी के सारे टर्म्स को अगर अपन ने ऐड कर दिया, 2 + 6 + 18 + 54, ठीक है, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, ये भी एक सीरीज बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब डायरेक्टली अपन टॉपिक चालू करते हैं, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ दिन अपन एपी पढ़ेंगे, कुछ दिन अपन जीपी पढ़ेंगे, और फिर बचे हुए कुछ दिन अपन एचपी पढ़ेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर स्टार्टिंग में बड़ा आसान रहेगा, एंड में इसमें ना सिग्मा नोटेशन आ जाएगी, तो वहां पे मेहनत लगेगी, डिफिकल्ट तो तब भी नहीं होने वाला, इसकी चिंता मत करो। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अभी जो मैंने आपको चीजें बताई है थ्योरेटिकल है, ये एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती, बट हाँ अगर हमको पता हो तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, पढ़ के समझ पाते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा इधर होना चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो देखो सिंपल सी बात करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हर नंबर के बीच में एक फिक्स डिफरेंस होता है, जिसको अपन कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ये सब अपने को पहले से पता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, है ना।
यहाँ से देखिए ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें नंबर्स के बीच में फिक्स्ड डिफरेंस होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था 1357, दैट इज वन एग्जांपल, बट इधर कुछ और जैसे 2 5 8 डॉट डॉट डॉट, क्या ये भी है? यस, सबके बीच में 3 3 3 का डिफरेंस है। 2 + 3 5 + 3, अगला क्या आएगा 11, उसके आगे क्या आएगा 14, उसके आगे क्या आएगा 17, ऐसे चलता चला जाएगा। फिर एक और लिखते हैं अपन इसके एग्जांपल, ठीक है? सेट ऑफ नंबर्स, set of numbers in a sequence separated by a fixed common difference. Separated by a fixed common difference. Okay. Example 2, 5, 8, 11 plus 3, 5, 5 plus 3, 18 plus 3, 11. Not over here. Example given 2 और कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको लिखा था 7 plus 6 13 plus 6 19 plus 6 25। ऐसे तो किसी भी प्रोग्रेशन को डिफाइन करने के लिए आपके पास 3 नंबर होने चाहिए, एटलीस्ट 3 नंबर होने चाहिए। मैंने यहाँ पे 4 लिखे, आपके पास अगर 3 होते तो भी समझ में आ जाता है कि क्या कहानी है। सिर्फ मैं 7 13 और 19 लिखता तो आप समझ जाते कि हाँ ठीक है, प्लस सिक्स करा जा रहा है। 25 तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो अगर अपन बात करें जनरल टर्म ऑफ एपी, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एनईपी, स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एनईपी, ये नीचे नहीं लिखा हूं, ऊपर ही लिखा हूं, तो डाउट किसी को नहीं? देखो स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एनईपी, स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ टर्म्स एनईपी। देखो एपी के टर्म्स ना इस तरीके से नजर आते हैं, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको अपन ए बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को अपन क्या बोलते हैं? ए। सेकंड टर्म हो जाएगा a प्लस सम कांस्टेंट नंबर दैट इज b, ठीक है? अच्छा हर कोई आगे देखिए, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? a, फर्स्ट टर्म को हम हमेशा a बोलेंगे, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको अपन फॉलो करते हैं। इसी में अगर मैंने कुछ ऐड कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे d ऐड कर दिया, तो ये कहलाएगा, जो d है ना, इसको अपन कहेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है? अब ये सेकंड टर्म में फिर से अगर मैं d ऐड करता हूँ तो थर्ड टर्म आ जाएगा, फिर उसमें फिर से d ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगा, ये कहानी चलते चले जाएगी। तो a प्लस डी, इसमें फिर से d ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस 2d, इसमें फिर से d ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d। समझ में आया? आपको सिर्फ पिछली वाली टर्म पे d ऐड करना है, इस पे d ऐड कर, ये आ गया, फिर इस पे d ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये 3 डॉट लगाने का मतलब क्या होता है कि इसी सीक्वेंस में आप दिमाग लगाते जाओ, ठीक है? यही प्रोसेस को फॉलो करते जाओ और जहां तक जा सकते हो चले जाओ। आ रही के पास में? अच्छा ठीक है, लिख लो। अब हम बात करेंगे इसमें nth टर्म। अच्छा देखो, ये लिखा हमारे सामने टर्म नंबर 1, क्या लिखा है? ये टर्म नंबर 1 है, पहला टर्म। पहले टर्म को अपन बोलेंगे a1, क्या बोलेंगे? a1, है ना? नोटिस कर, दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा होगा, मैं इस तरफ आ जाता हूं तो मैं नहीं दिखता हूं, कोई बात नहीं, मेरा हाथ नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है? दैट इज एनफ। ये वाला टर्म क्या है? सेकंड टर्म। क्यों? क्योंकि ये सेकंड नंबर पे लिखा है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे प्यार से? a2। ये वाला नंबर क्या है? a3 टर्म। अच्छा, दिस टर्म इज a4, ध्यान से देखना है। और ये क्या है? a5।
अच्छा नोटिस करो कि जब यहाँ पर 5 है सफिक्स में A5, तो यहाँ पर 4 है, आया, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, मतलब जो टर्म नंबर चल रहा है उससे एक छोटा नंबर यहाँ पर D के साथ मल्टीप्लाइड है। A हर जगह फिक्स है, A प्लस समथिंग, A प्लस समथिंग, A प्लस समथिंग, A प्लस समथिंग, A तो हर जगह फिक्स है, लेकिन यहाँ पे अगर अपने को पांचवा टर्म निकालना है तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा 4, चौथा टर्म निकालना है तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा 3, थर्ड टर्म निकालना है तो यहाँ पे आएगा 2D, सेकंड टर्म निकालना है तो 1D। आपको समझ में आ रहा हो क्या है, जो भी टर्म नंबर है उससे एक माइनस करना है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप nth टर्म निकाल के बताइए, जैसे यहाँ से अपन चलते चले जाते हैं कोई भी nth टर्म, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ 20th टर्म निकाल दो, 20वां टर्म, तो 20वें टर्म का नाम क्या हो जाएगा A20, A20 में सबसे पहले A तो आएगा प्लस कितना टाइम्स B हो, 19 टाइम्स, यहाँ पे 20 है तो एक कम करेंगे तो 19 टाइम्स B। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 73rd टर्म निकालिए तो 73rd टर्म क्या हो जाएगा A73, और वो दिखेगा कैसे A प्लस 72D, 73 से एक कम A प्लस 72D। अच्छा तो इसी तरह से अगर मैं कोई भी जनरल टर्म बोल देता हूँ आपको कि आप nth टर्म निकालिए AN, तो AN कैसे नजर आएगा, A प्लस ये n से एक कम करना है ना, तो n माइनस वन इंटू डी, इसको अपन कहते हैं nth टर्म, अभी आप लिख सकते हो दिस इज कॉल्ड एज nth टर्म। अब n की जगह कुछ भी रखो, n की जगह अगर आपने 50 रख दिया तो 50th टर्म आ जाएगा, 25 रख दिया तो 25वां टर्म आ जाएगा, ठीक है, 73 रख दिया तो 73rd टर्म आ जाएगा, ये मत लिखना। तो nth टर्म का फार्मूला हमने डिराइव कर लिया इस तरीके से, ये तो अपने को याद नहीं था, 10th क्लास में पढ़ा है, बट हम लोगों ने इसको डिराइव भी कर लिया A प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ओके, अब nth टर्म हम लोग निकाल चुके हैं, अभी सिंपल से क्वेश्चन करते हैं, आसान आसान से क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमको एपी, अच्छा यहाँ पे आप डॉट 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 लिखना है, इसके बाद देखो a प्लस n माइनस वन इंटू बी, मतलब ये हो गया nth टर्म। अब इनकी जगह जो रखना है तो पहले आसान क्वेश्चन करते हैं जो अपन ने क्लास में ना जाने कितने बार करेंगे, ठीक है। देखते हैं, देखो एन एन ए पी आप लोगों को भी अब ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं नहीं लिखूंगा, तो एन एन ए पी लिख देता हूँ। फर्स्ट first term is 3 and common difference is 4. Find the 21st term. Find the 21st term. ज्यादा ही आसान क्वेश्चन हो गया, पर आप लोगों को कमेंट करते रहना है, ठीक है, मुझे आंसर बताते रहिएगा। सब कुछ तो दे दिया मैंने इसमें, एक और क्वेश्चन लिखो पहले ये वाला कर आगे साक्षी।
सब लोगों ने लंच कर लिया? नींद आ रही होगी अब? नहीं की बात है जनरली अपनी क्लास सुबह सुबह होती है, अपनी तो आदत सुबह सुबह मैथ्स की स्पेशली आप लोगों की तो फिर भी सुबह हुई है। पहला कौन सा था? बायोलॉजी। चलो फिर बहुत सारे बच्चे जो लेट आए होंगे, हाँ सोने को मिला होगा अच्छे से। नहीं नहीं कुणाल इस मीटिंग रूम। क्या बात है, सबका आंसर आ गया, देखते हैं किसी का आंसर आया। तेजस क्या आंसर आया? 20 20 तो गलत है। फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म is 3, common difference is 4, 21st टर्म निकालना होगा a21, a21 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a plus 20d, 21 minus 1 that is 20 into d, ठीक है, ये हो जाएगा a21। अब यहाँ पे a का वैल्यू आंसर उठा के रख देंगे 3 plus 20 into कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 4, ये आ जाएगा a21 का वैल्यू, a21 हो जाएगा 3 plus 20 into 4, 20 into 4 कितना हो जाएगा 80, so a21 will be 83, ठीक है। क्वेश्चन चेंज करते हैं, देखिए क्वेश्चन then AP fifth term is 7, fifth term is 7 and seventh term is 5, find the 12th term, find the 12th term। पांचवा टर्म दिया है, सातवां टर्म दिया, आपको 12वां टर्म निकालना है, 12th टर्म, ठीक है। You have to find the 12th term। तो यहाँ पे सबका आंसर आ रहा था, यहाँ पर आया किसी का आगे? नहीं क्यों? मेरे पास भी नहीं रेडी, सबके नोट्स देखूंगा थोड़ी देर में, क्वाड्रेटिक की नोट्स है आप लोगों के पास सारे, देखूंगा। रिया का आंसर आ रहा है, बाकी लोगों का आंसर नहीं आ रहा है। और an AP fifth term is 7 and seventh term is 5, then 12th term is what? चलिए फिफ्थ टर्म क्या होता है A5, 0 इज द करेक्ट आंसर, मैं जनरलाइज करके भी बताया, यशस्वी आपका आंसर भी सही है। फिफ्थ टर्म इज 7 है ना, तो फिफ्थ टर्म होता क्या है A plus 4D,
ये दिया हुआ 7 के बराबर एंड सेवेंथ टर्म इज 5, तो a7 दिया हुआ है 5, तो a प्लस 6d होता है a7, ये 5 के बराबर। तो आपसे बोल रहा है फाइंड द ट्वेल्थ टर्म कैसे निकालेंगे। देखो पहली बात तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इसमें अननोन कितने हैं, अननोन मतलब कितनी वैल्यूज हमें पता करनी है। तो क्या हमें a पता है? नहीं। क्या हमें d पता है? नहीं। तो ये दोनों हो गए अननोन। तो कितने अननोन हुए? दो। दो अननोन के लिए कितनी इक्वेशन की जरूरत पड़ती? दो इक्वेशन की। जितने अननोन उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। क्लास 10th में भी अपन ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब अननोन होता है, याद है ना चैप्टर नंबर 3 एक्स वाई वाला। तीन तरीके के मेथड यूज करते थे अपन। कौन कौन से? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कितने अननोन होते थे उसमें? दो, एक्स और वाई। यहाँ पर भी कुछ वैसे ही है, बट एक्स की जगह ए आ गया है, वाई की जगह डी आ गया। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन दो अननोन है। इसमें अपन डायरेक्टली एलिमिनेशन लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे ए और ए एलिमिनेट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ए और ए कैंसिल होगा, 4 - 6d will become -2d। ठीक है, एंड 7 - 5 will become 2। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? -1। सबका आ रहा है -1। अगर कॉमन डिफरेंस -1 आ रहा है तो आप उसको उठा के दोबारा यहाँ पे रख दो, कोई भी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तो आपको ए का वैल्यू पता चल जाएगा। ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया, आप कुछ भी पूछ लो, उठा के इसको दोबारा रख के कोई भी इक्वेशन में a plus 4d is equal to 7, तो 4 into d, d का वैल्यू क्या है? -1, this is equal to 7। ठीक है, a plus 4d is equal to 7। तो यहाँ से a का वैल्यू, अच्छा आप चाहते तो ये d का वैल्यू उठा के मैंने फर्स्ट में रखा, आपका मन हो रहा है तो आप सेकंड में रखो, दोनों से a का वैल्यू सेम आएगा, दोनों से, है ना। आपको अगर इसमें रखना है तो इसमें रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो a -4 इज इक्वल टू 7, a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 + 4 दैट इज 11। ठीक है, फर्स्ट टर्म आ गया 11, कॉमन डिफरेंस आ गया -1। अब अपन क्या कर सकते हैं? तो अपन कुछ भी निकाल सकते हैं। हमसे पूछा क्या है? ट्वेल्थ टर्म, 12वां टर्म पूछा है आपने, तो ट्वेल्थ टर्म निकाल। देखिए ट्वेल्थ टर्म क्या हो जाएगा? a 12 मतलब क्या होता है? a प्लस 11d। a का वैल्यू क्या है? 11, राइट, और d का वैल्यू क्या है? -1। तो 11 प्लस -11 कितना आ जाएगा? 0। तो 8 12 का वैल्यू आ जाएगा 0 के बराबर। अच्छा ये क्वेश्चन ना एक क्वेश्चन का जनरलाइज्ड फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको वो क्वेश्चन पहले नहीं दिया जानबूझ के, अब वो दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि नंबर्स के साथ कैसे करते हैं। बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ। देखो इफ pth टर्म, इफ ये अपने लास्ट ईयर भी सॉल्व किया एडिशन में, अगर किसी ने सॉल्व किया होगा तो, इफ pth term of an arithmetic progression is q, the alphabet q, and the qth term is p, then find p plus qth term, p plus qth term निकालना है। करो सॉल्व, एकदम सेम क्वेश्चन है। देखो इधर क्या बोला है, इन एन एपी फिफ्थ टर्म इज 7 एंड सेवेंथ टर्म इज 5, pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p। लैंग्वेज समझ में आ रही है आपको? डराने के लिए वो लोग अल्फाबेट घुसा देते हैं, नंबर देंगे तो बड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन अल्फाबेट से टाइम लगता है। इसका आंसर टेक्निकली तो 0 आना चाहिए, आंसर तो इसका भी 0 आना चाहिए क्योंकि है तो वही क्वेश्चन। देखो पांचवा टर्म 7 और सेवेंथ टर्म 5, तो 7 + 5th टर्म मतलब 8 12, सॉरी हाँ 8 12 पूछा था ना आपसे, यहाँ पे वही पूछा गया p + qth टर्म आना, तो ये भी 0 चाहिए। तुम देखो कैसे 0 है, करके देखो।
एकदम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे अपन जैसे पहले कर रहे थे। ओके, ये वाला आंसर भी 0 आना चाहिए, बट आप लोगों ने ट्राई किया तो एथ टर्म ऑफ एन एपी एथ टर्म ऑफ एन एपी क्या हो जाएगा? कोई भी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a plus n minus 20। तो nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a plus p minus 20। qth टर्म ऑफ एन एपी क्या हो जाएगा? qth टर्म हो जाएगा a plus q minus 1 into b। अब बोला आपको pth टर्म जो है उसका वैल्यू गिवन है किसके बराबर? q के बराबर। अब qth टर्म का वैल्यू गिवन है आपको p के बराबर। ठीक है? तो सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं कि यहां से और यहां से a को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये एलिमिनेट होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ध्यान से देखना है, अपने पास यहाँ पे अननोन कितने? हाउ मेनी अननोन्स डू वी हैव? अननोन मतलब कितनी ऐसी वैल्यू जो हमें नहीं पता। चार। कौन कौन से? ए क्यू डी पी गलत। हमारे पास अभी भी दो अननोन है, ए और डी। ये जो पी और क्यू है ना, ये अननोन थोड़ी है, तो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन वाले ने दे रखा है पी और क्यू, होता होगा कुछ, अपनी टेंशन थोड़ी है। अपने को क्या करना, उसने तो बोला है कि पीएच टर्म जो है वो क्यू है, क्यूएच टर्म पी। पी और क्यू अननोन की तरह ट्रीट नहीं होगा। ठीक है, आपका आंसर पी और क्यू के टर्म्स में आ सकता है, चलेगा, वो अननोन नहीं है, वो नोन है। तो हमारे पास जो अननोन है अभी भी, ये रेड अंडरलाइन आपको नजर आ रही होगी, ए और डी। ठीक है, दोज आर अननोन। तो हम लोग क्या करेंगे, अननोन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये ए और डी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान रहता है। लेट अस सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम। दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए और ए कट जाएगा, सही बात है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दिस थिंग माइनस दिस थिंग। आराम से देखिएगा, इसमें डी और इसमें डी मल्टीप्लाइड है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी कॉमन आ जाएगा। p माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन, p माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन, माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। p माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन करेंगे तो अंदर वाला माइनस हो जाएगा, ये बाहर वाला माइनस उसको प्लस बना देगा, और इधर साइड क्या आ जाएगा? q माइनस p, है ना? इस तरफ आ जाएगा q माइनस p। ये माइनस वन और ये प्लस वन, इधर बचेगा p माइनस क्यू, कॉमन डिफरेंस, दिस इज इक्वल टू q माइनस p। ठीक है, तो d का क्या वैल्यू आ जाएगा? q माइनस p अपॉन p माइनस q। q माइनस p और p माइनस q जो कटेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस वन। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मैं दे देता हूँ कि p एंड q आर नॉट इक्वल, क्योंकि ये गिवन होगा। तो आप कैंसिल कर रहे हो ना दोनों, तो नॉट इक्वल होना चाहिए। भैया q माइनस पी और p माइनस क्यू है ना, कट के माइनस वन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? ये समझ में नहीं आया क्या? q माइनस पी को मैं क्या लिख सकता हूँ? नेगेटिव ऑफ p माइनस क्यू, और ये p माइनस क्यू का एज इट इज लिख दिया p माइनस क्यू। ये कट गया, ये कट गया, आंसर क्या आ गया? माइनस वन। तो अभी हमारे पास आया है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? माइनस वन। अच्छा, गुड।
अभी तो सिर्फ कॉमन डिफरेंस आया है। कॉमन डिफरेंस आने के बाद अपन करते क्या था, ये वाले क्वेश्चन में क्या करा था अपन ने, पिछले वाले क्वेश्चन में डी का वैल्यू उठा के ओरिजिनल इक्वेशन में रख दो। अरे यार आप तो भूल गए क्या, अपन क्या करते थे, x और y वाली जो इक्वेशन होती है, जैसे 3x 5y इज इक्वल टू 7 लिखना मत, 5 2x let's say 7y is equal to 1। अगर इनको सॉल्व करना हो तो अपन एलिमिनेशन मेथड कुछ भी लगाते थे। मान लो आपका x का वैल्यू आ गया, फाइनली कुछ भी आ गया, तो उसको उठा के आप दोबारा कोई भी इक्वेशन में रखते थे ना, इस पे या इस पे, तब जाके y का वैल्यू आता है। वही चीज कर रहा हूं, ये a और d अननोन था, मैंने क्या करा, d का वैल्यू -1 आया, उठाकर उसको कोई भी दोनों में से कोई भी इक्वेशन में रखना, इसमें रखना है वो आपकी मर्जी है। चलो इस बार अपन सेकंड इक्वेशन में रखते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या करा है कि a + q - 1 * d दिस इज इक्वल टू p के बराबर। ओके, तो a क्या है, फर्स्ट टर्म, वही तो निकालना है, a तो अननोन है, और q - 1, ये q का टेंशन मत लो, q क्वेश्चन वाले ने ही इंट्रोड्यूस करा है, क्वेश्चन में q गिवन है तो आपका आंसर q के टर्म्स में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। d का वैल्यू यहां पे रख देंगे -1, दिस इज इक्वल टू p। तो a का वैल्यू देखो क्या है, a का वैल्यू आ जाएगा -1 * q - 1, कितना आ जाएगा, 1 - q। अरे कोई भी नंबर से अगर आप नेगेटिव माइनस करते हो, देखो अपने पास कोई टर्म है राम माइनस श्याम, इस पे अगर मैंने नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाता है, श्याम माइनस राम, है ना। वो चीज करेक्ट, q - 1 पे नेगेटिव 1 मल्टीप्लाई करा है तो बन जाएगा 1 - q। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, सर व्हाई डिड यू राइट q + 1, इट शुड बी q - 1। तो वही तो बता रहा था, यहाँ साइन चेंज होगा ना, जल्दी कर दिया मैंने साइन चेंज। देख लो इधर, p - 1 - q - 1 ब्रैकेट में आएगा ना, तो ये वाली चीज ब्रैकेट ब्रैकेट में आएगी, फिर जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये -q + 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, बताना मुझे कमेंट करके अगर समझ में आ रहा है, मानसी। ओके, थोड़ा एक स्टेप जल्दी कर दिया था, तो बोलता हूँ ध्यान देने से। तो फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा मेरा, -q उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा p + q, और ये -1 इस पर रखा जाएगा, p + q - 1। रिजल्ट ये फर्स्ट टर्म है, किसी का आंसर आ गया 0, p + q टर्म आ गया, p + q टर्म आया। देखा पिछला आंसर सबका आ गया था, ये वाला नहीं आया किसी को। क्यों नहीं आया पता है, क्योंकि हमारे दिमाग में अल्फाबेट्स का डर हो गया। मैथमेटिक्स में जितने ज्यादा अल्फाबेट्स दिखते हैं हम लोग क्वेश्चन उतना डरावना सोचते हैं, जबकि क्वेश्चन एकदम पिछले जैसा है, वो जो मैंने अभी इरेज किया है। अभी ये आ चुका है, कॉमन डिफरेंस आ चुका है, तो आपको p + q टर्म निकालना है। अच्छा, nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a n क्या होता है, a + n - 1 * d, ये होता है ना, a + n - 1 * d। अच्छा, तो p + q टर्म क्या होता है, a प्लस जो भी टर्म नंबर है, जैसे यहाँ पे nth टर्म था तो n - 1 आया, अभी p + q टर्म है तो p + q - 1 * d आ जाएगा। सही है, पक्का। अच्छा, ये तो a प्लस, चलो a p + q मतलब p + q टर्म आ जाएगा, ये तो अभी अभी निकाला मैंने, क्या निकाला, p + q - 1 प्लस दिस होल थिंग इनटू कॉमन डिफरेंस। ये होल थिंग क्या है, p + q - 1, कॉमन डिफरेंस क्या है, -1। शांति से करना होता है, धीरे धीरे, p + q - 1, -1 जब p पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -p हो जाएगा, -1 जब q पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -q हो जाएगा, -1 जब -1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +1 हो जाएगा। p और -p आपस में कट जाएंगे, q और -q कट जाएंगे, -1 और +1 कट जाएंगे, बचा क्या, कुछ भी, मतलब 0। तो a p + q, ठीक है, मतलब p + q टर्म जो है वो 0 आ रहा है। इसी का सिंपलर वर्जन सबने कर लिया था, ये वाला वर्जन आप लोगों से हो नहीं रहा है।
इसका रीजन ये है कि डर रहता है हमारे दिमाग में। ये लिखो आप पहले, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। ओके, तो ये तो बड़े आसान आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, लेकिन आप इसको है ना घर पे करना। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ a times p, a times q minus r plus a times r minus p plus c times p minus q। तो यहाँ पे b होना चाहिए शायद। अब b है q minus r, r minus p, फिर अगला है p minus q, where pth, qth and rth term of an APR। R, A, B and C। वो कोई एपी है, उसका पीएच, क्यूएच और आरएच का, इसको ट्राई करिए एक बार। ठीक है, नहीं बना तो कल क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। अब एपी के एन टर्म्स का सम देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस तो अपने क्लास 10 में भी करें, तो अपने लिए एक रिकैप की तरह है ना। मैं लेके आना का पावर है तुम्हारे 12.5 कितना, कौन चश्मा पहन के आया? तो तुम्हारा चश्मे का पावर गेस करता हूँ थोड़ा जरूर। पावर बहुत ज्यादा, -4 -5 -4। कौन सी एज से लगा है आप लोग, आपको कब से लगा? अभी बहुत लैपटॉप देख लिया भाई का मास। आपको सुनो अच्छा लगा 3 साल से, आपको लगा होगा 10 साल से, 5 साल से, 5th स्टैंडर्ड। मुझे लगा था 4th स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड में लगा था। उस समय मेरे साथ क्या था, मैं बताता कि मुझे एक आंख से बहुत अच्छे से दिखाई देता था, एकदम फुल एचडी एक आंख से, और एक आंख से कुछ भी दिखाई नहीं देता। मतलब अगर यहाँ पे हाथ रख दिया जाए तो एकदम ब्लर, देख के बता ही नहीं पाऊंगा कि यहाँ पे विनायक बैठा है या फिर कोई बैठा है, इतना ज्यादा। मुझे लगता था कि ये कैसी चीज है, ये कैसी बीमारी है मतलब। और जब दोनों आंखें खुली तो बढ़िया दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारी आंखें उसका एवरेज कर देती है। एवरेज करके जो क्लियर वर्जन होता है ब्रेन को वो सिग्नल प्रोड्यूस कर देती है। बहुत दिनों तक तो मैंने सोचा कि आप देख तो रहा है, क्या दिक्कत है, एक आंख बंद करने में प्रॉब्लम। फिर एक दिन मैंने शायद अपनी मम्मी का चश्मा लगा के देखा, तो उनके चश्मे से सब क्लियर दिखने लगा।
फिर मैंने बताया कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि अच्छा तुम्हारे भी चश्मे तो लगेंगे। फिर जाके चेक करवाया तो यहाँ पर एक्चुअली जीरो पावर आया, जीरो, मतलब इट इज परफेक्टली फाइन। और यहाँ पे पावर आया था -1 दूसरा। अभी ऐसा हाल है कि दोनों में पावर जो है बराबर हो गया टाइम के साथ साथ, इतना टाइम हो गया। लेकिन अगर उस केस में मैं चश्मा नहीं लगा तो क्या होता पता है, क्या होता कि एक आंख पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता, तो मेरी आई बॉल जो है ना वो तिरछी हो जाती है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, काना हो जाना। पता है आपको क्या होता है काना? हिंदी वर्ड मराठी में पता नहीं क्या बोलते हैं। वैसे लोग होते हैं जिनकी एक आंख इधर होती है एक इधर होती है, वैसा हो जाता है। क्या बोलते हैं? क्या क्या फिर से बताओ। हाँ, तिरड़ा, 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 तिरड़ा। ठीक है, मैं भावनाओं को समझ गया। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ब्लर दिखाई देता है तो भी दिखा दिया करो आपको। अच्छा, सम देखते हैं एंड टर्म्स का, एपी के एंड टर्म्स का सम देखते हैं। ठीक है, सम टू, सम टू एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी भी एपी के फर्स्ट एंड टर्म्स का सम, पहले एंड टर्म्स का सम देखना है। आप चाहो तो क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ सकते हो, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है तो बाद में कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। सर इज द आंसर जीरो? सही है। पिछले वाले होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जो है, मेरे पास आंसर नहीं है बट एज फार एज आई कैन रिमेंबर आंसर जीरो आना चाहिए। देखो एन टर्म्स का सम निकालते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि कोई भी एपी किस तरह से नजर आती है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या होता है ए प्लस बी, थर्ड टर्म क्या होता है ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म क्या होता है ए प्लस थ्री डी। अच्छा ये चीज जो है अपन अगर सबको ऐड करते चले जाते हैं, अगर हम सबको ऐड करते चले जाते हैं तो लास्ट टर्म जो होना चाहिए कुछ भी हो सकता है, उसको अपन n मान लेते हैं, n टर्म, तो क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर मैं इन सब का सम निकालना चाहता हूँ तो इसको अपन पहले तो s कहते थे। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एटी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको? क्लास में पढ़ा था जो। सब भूल गए, एग्जाम ही देनी नहीं पड़ी थी, लफड़ा ही खत्म है ना। n by 2 into 2a plus n minus 1t। अच्छा उसका डेरिवेशन देखते हैं। क्लास 10th में भी मैंने डेरिवेशन बताया होगा, ठीक है, जिन्होंने अगर पढ़ा है मुझसे। लेकिन डेरिवेशन इंसान जल्दी भूल जाता है, बट मैं हर बार बताता हूँ। डेरिवेशन जो है इसका काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कोई भी 5 नंबर दे देता हूँ मैं आपको, एनी 5 नंबर्स, लेट्स से 2 प्लस 5 प्लस सीक्वेंस में 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, इसका सम क्या है? करो, 4 9 16 25, इसका सम आएगा 25। ये ऐसे मैंने 5 नंबर दे दिया, लकीली ये नंबर एपी में है, these numbers are in AP, और इनका सम कितना आ रहा है 25। अच्छा मैंने क्या करा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, छोटे से बड़ा सीक्वेंस में लिखा है। अगर मैं इनको उल्टा लिख देता, मतलब अगर मैं 9 को पहले लिखता, फिर 7 को बाद में लिखता उसमें, फिर उसके बाद 5 लिखता और फिर 3 और 1 को लास्ट में लिखता, तो क्या सम चेंज हो जाता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि एडिशन में तो उल्टा सीधा कुछ भी लिखो सब चलता है। अभी भी आंसर कितना आता है 25 आता है। अच्छा इसी बात का अपन फायदा उठाएंगे कि आप किसी भी सीक्वेंस में लिखो सम को, आंसर तो हमेशा सेम आता है। तो ये एपी में जो टर्म्स लिखे हैं हमारे सामने ए प्लस बी ए प्लस टू डी से लेके ए प्लस एन माइनस वन डी, इनको मैं उल्टा लिख देता हूँ। अभी इनका सम कितना आ रहा है एस के बराबर, उल्टा लिख देंगे तो सम कितना आएगा, तो भी एस आएगा। तो पहले अपन इसको सीधा लिख चुके, अब इसको उल्टा लिखते हैं, और उल्टा भी थोड़ा अच्छे से लिखेंगे ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी सीक्वेंस में लिखेंगे एक के नीचे एक। जैसे ये फर्स्ट टर्म है ना, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या था 1, उसको सबसे आखिरी में पहुंचा देंगे, और जो लास्ट टर्म था 9 वो सबसे पहले आ गया, तो हम लोग वही चीज करने वाले। लास्ट टर्म क्या है ए प्लस एन माइनस वन डी, इसको सबसे पहले लेते हैं। थोड़ा सा मैं जगह यहाँ पे क्रिएट करूँ, ठीक है? क्या समीक्षा नींद आ रही है? हाँ?
देखिए लास्ट टर्म जो है उसको सबसे पहले लिखेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा तो देखो मैंने क्या करा, फर्स्ट टर्म के नीचे लास्ट टर्म लिखा है। अच्छा इसके पहले जस्ट पहले कौन सा टर्म रहा होगा, a प्लस n माइनस वन डी के जस्ट पहले क्या रहा होगा, ध्यान से देखो ना, a प्लस टू डी, ए प्लस टू डी के पहले क्या है, ए प्लस वन डी है ना, एक कम हो जा रहा है, यहाँ पे अगर टू है तो यहाँ पे वन हो जा रहा है। अच्छा वन डी के जस्ट पहले क्या आ रहा है, जीरो डी, अरे ए प्लस जीरो डी, इसलिए तो ए बोल रहे हैं अपन इसको। तो आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, इसके जस्ट पहले क्या रहा होगा, ए प्लस वन डी रहा होगा, रहा है। तो इसके पहले क्या रहा होगा, ये n माइनस वन जो है इसमें से एक और सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा, n माइनस वन n माइनस टू डी। बात समझ में आ रही है, ये nth टर्म है, इससे जस्ट पहले क्या होगा, n माइनस टू टर्म, n माइनस वन a प्लस n माइनस टू इंटू, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको बोलता हूँ मेरे पास AP के टर्म्स a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 ऐसे सो ऑन, तो फिफ्थ टर्म के पहले क्या आएगा, फोर्थ टर्म। पांचवें टर्म को अपन क्या लिखते हैं, a प्लस फोर डी, फोर्थ टर्म को अपन क्या लिखते हैं, a प्लस थ्री डी। तो यहाँ पे d के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है ना, वो वाला नंबर बस एक यूनिट से कम कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 माइनस वन, तो यहाँ पे n माइनस वन है तो इधर क्या आ जाएगा, इसके जस्ट पहले n माइनस वन n माइनस वन में से वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके जस्ट पहले जो टर्म रहा होगा, जस्ट पहले वाला टर्म, दैट वुड हैव बीन a प्लस n माइनस टू इंटू d, ठीक है। तो वो लास्ट सेकंड टर्म उल्टा करेंगे तो अब वो सेकंड टर्म बन जाएगा। इसके जस्ट पहले क्या रहा होगा, इसके भी जस्ट पहले क्या रहा होगा, a प्लस n माइनस थ्री, अरे n माइनस वन में से एक कम करोगे तो n माइनस वन n माइनस टू में से एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा, n माइनस थ्री, ठीक है। तो जो लास्ट थर्ड टर्म है वो आप थर्ड में आ जाएगा, उल्टा करेंगे, उल्टा करते हैं तो क्या आ जाता है, तो लास्ट वाला है वो फर्स्ट में आ जाता है, सेकंड लास्ट सेकंड, थर्ड लास्ट थर्ड में, तो थर्ड लास्ट क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी, ठीक है। और ऐसे चलते चला जाएगा। अभी सबसे आखिरी में कौन सा टर्म आ जाएगा उल्टा करने पे, पहला टर्म। हमने क्या करा है, इसी को पूरा उल्टा करते हैं, तो ये फर्स्ट वाला टर्म अब लास्ट में चला जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। आ रही है के पास हमें। अच्छा टोटल टर्म्स कितने लिखे थे ऊपर, ये जितने भी टर्म्स थे इनका काउंटिंग कितना है, n टर्म्स लिखे ना मैंने, देखो ना लास्ट में nth टर्म लिखा है, उल्टा कर देंगे तो काउंटिंग कितना हो जाएगा, तो भी n रहेगा। यहाँ पे कितने नंबर है, 5, उल्टा कर देने पे वो भी 5 है, वही बात है ना। तो अगर यहाँ पर टोटल टर्म्स कितने लिखे n, तो नीचे भी टोटल टर्म्स कितने हैं n, ये चीज याद रखना हर कोई, टोटल टर्म्स कितने हैं n। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, दोनों को ऐड करके लिखते हैं, एक से दोनों को ऐड करके देखेंगे, दोनों को ऐड करके देखेंगे तो LHS LHS ऐड हो जाएगा, S प्लस S कितना हो जाएगा, 2S, और फिर RHS में हर टर्म को अपन ऐड करेंगे, जैसे फर्स्ट टर्म में और इसके नीचे वाला टर्म है इनको ऐड करेंगे। तो जब आप ऐड करोगे तो a प्लस a कितना आ जाएगा, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, आएगा समझ में। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखना क्या आ जाएगा, a प्लस b और a प्लस n माइनस टू डी, तो ये a और a ये तो क्लियरली 2a हो जाएगा। अच्छा ये d वाला टर्म, ये क्या लिखा 1d, और ये क्या लिखा n माइनस वन n माइनस टू डी, इन दोनों को अपन जब ऐड करेंगे रफ में देख रहे हैं तो 1d प्लस n माइनस टू डी, तो यहाँ पर d और यहाँ पर d कॉमन आएगा, तो d को अपन ने बाहर लिख दिया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस n माइनस टू, कितना हो जाएगा n माइनस टू प्लस वन, कितना हो जाएगा टोटल n माइनस वन इंटू डी। अच्छा तो 2a तो आएगा ही आएगा, और साथ में क्या आएगा n माइनस वन डी आएगा। आ रही है क्या समझ में। अच्छा यहाँ पर देखते थर्ड वाले में a प्लस a, ये कितना आ जाएगा 2a, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2d प्लस n माइनस थ्री डी, ऐड करके देख लेते हैं इसको, 2d प्लस n माइनस थ्री इंटू डी, ये d और d कॉमन आ रहा है तो उसको अपन ने बाहर लिख दिया, अंदर क्या बचेगा 2 प्लस n माइनस थ्री, 2 प्लस n माइनस थ्री कितना हो जाएगा
n माइनस वन इंटू टी। बार बार n माइनस वन आ रहा है, हर बार n माइनस वन आ रहा है, तो अपन अब गधे नहीं, अपन समझ गए कि हर बार 2a plus n minus 1t, 2a plus n minus 1t, 2a plus n minus 1t, डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाले टर्म भी क्या आ जाएगा 2a plus n minus 1t, सारे के सारे टर्म 2a plus n minus 1t आ जाएंगे, ठीक है। a plus n minus 1t, अच्छा ये कितने बार आ रहे टर्म, ये सारे टर्म्स कितने बार आ रहे हैं, n बार। मैंने आपको बताया था ऊपर भी n बार लिखा है, नीचे भी n बार लिखा है, ऐड करेंगे तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और nth टर्म सबको ऐड करें तो टोटल इनका काउंटिंग करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 से लेके n तक, तो टोटल n बार है और सबके सब सेम है। देखो 2a plus n minus 1t, 2a plus n minus 1t, 2a plus n minus 1t, मतलब सारी सेम क्वांटिटी को अपन n बार ऐड कर रहे हैं, है ना। तो अगर अपन सेम क्वांटिटी, जैसे कि मेरे सामने मसाला प्लस मसाला, अगर मैं मसाला को 2 बार ऐड करता हूं तो आंसर क्या आएगा 2 मसाला, 3 बार ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 3 मसाला, 4 बार ऐड करूंगा अगर मैं मसाला को तो आंसर क्या आएगा 4 मसाला। मतलब सेम क्वांटिटी को अगर मैं 3 बार ऐड करता हूं तो 3 मसाला, 4 बार ऐड करता हूं तो 4 मसाला और n बार ऐड करूंगा तो n मसाला। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा RHS बन जाएगा दिस इज मसाला added n times, this will become n times masala। what is masala 2a plus, इसको मैं मसाला बोल रहा हूं 2a plus n minus 1 into t, ओके। और इधर क्या लिखा है 2s, तो अपने को s निकालना था लेकिन अपने आगे 2s, तो 2 को नीचे पहुंचा देंगे RHS में, तो हमारे पास फाइनली टर्म कितना आ जाएगा, ये 2 को इधर पहुंचा देंगे तो we will get n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। देखा देखा फॉर्मूला है राइट, और क्या देखना है sum to the n terms of the equation। इसका डेरिवेशन देख लिया था, आपसे एग्जाम में डेरिवेशन थोड़ी पूछेगा बट मैंने आपको फिर भी बता दिया क्योंकि डेरिवेशन हमको बहुत काम आएंगे, डेरिवेशन की मदद से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो तो ये फॉर्मूला जो है ये सम टू द एन टर्म्स है, एन टर्म्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला। लेकिन अगर हमें इस फॉर्मूले को थोड़ा दूसरे तरीके से देखना है तो आप देखोगे यहाँ पे जो 2a है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ a plus a, है ना, और ये n plus n minus, सॉरी 2 plus n minus 1d इसको अपन कह सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना a plus n minus 1d, ये कुछ होता है, क्या होता है
nth टर्म का फॉर्मूला होता है a plus n minus 20 nth टर्म का फॉर्मूला होता है, देखो ना। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, nth टर्म an। तुम्हारे पास जो फॉर्मूला बन सकता है सम टू द n टर्म्स, वो ऐसा भी बन सकता है कि n/2 into a plus nth टर्म a plus an। इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2। ऐसे भी आप सब निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। कई बार हमको फर्स्ट लास्ट टर्म पता होता है, कई बार हमको लास्ट टर्म पता होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी पता होते हैं, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। देखो, if the 10th term of an AP is 1/20, if the 10th term, if the 10th term of an AP is 1/20 and 20th term is 1/10 and 20th term is 1/10, let the sum of, ये जेई में आया वो क्वेश्चन है, then the sum of its first 200 terms, first 200 terms is, चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 201/4, 201/4, second is 100, third is 50, and fourth is 201/2। इसका वेट करो, करो करो करो, मैं थोड़ी बताऊं, खुद से करो। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करते हैं। किसी का आंसर आया तो बता सकते हैं, वैसे बहुत मुश्किल भी नहीं, आराम से हो जाएगा। देखो, इनएबिलिटी, इसको आप छोड़ सकते हो ना, इसको बाद में बताना, इसी के बाद बताओ, पहले ये करने में तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सम ऑफ
sum of all the odd numbered terms are 200 is 200 and the sum of all the even numbered terms is 400. Find the common difference. ये वाला आप पहले करें, फिर इसके बाद आप ऊपर वाला करें। इसका मतलब क्या हुआ? Sum of all the odd numbered terms. What does it mean? Odd numbered terms मतलब ये हो गया A1 A1 का टर्म नंबर क्या है 1, प्लेस कौन सा इसका 1 और 1 क्या होता है ऑड नंबर, ठीक है। अगला ऑड नंबर प्लेस क्या आएगा 3, क्योंकि A2 तो इवनेथ प्लेस पे आ गया तो A3 आ जाएगा। फिर अगला ऑड नंबर टर्म क्या आ जाएगा A5, हमको नहीं पता कि A3 क्या है A5 क्या है बट कुछ तो है। अच्छा अगला ऑड नंबर टर्म क्या आ जाएगा A7, ठीक है। NAP comprising of total 100 terms, ठीक है। टोटल टर्म्स हमको दिए 100 है, फिर उसके बाद अपन कॉमा लगा के लिखेंगे सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर टर्म्स आर दिस। अभी सुनो, सबसे आखिरी वाला जो ऑड नंबर टर्म आएगा वो क्या आएगा 99 आएगा, तो A99, ठीक है। आपको ये वाला जो सीक्वेंस मतलब ये वाला जो सम है वो आपको क्या दिया A1 + A3 + A5 + A99, सारे ऑड नंबर प्लेसेस का सम जो आ जाएगा दैट इज 200, सारे इवन नंबर का मतलब A2, अगला क्या आ जाएगा A4, अगला आ जाएगा A6, उसका नेक्स्ट आ जाएगा A100, सबसे लास्ट में A100 आ जाएगा। मतलब सारे इवनेथ प्लेस पे जितने भी टर्म्स हैं उन सबको अगर अपन जोड़ते हैं, सिर्फ इवनेथ प्लेस वाले टर्म्स को जोड़ते हैं तो अपने पास सम आता है 400 के बराबर। तो आपको क्या निकालना है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये तो थोड़ा आप लोग सोचेंगे, ठीक है। गिव इट अ थॉट, मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आया किसी को? आसान था, इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा मैंने इजी कर दिया थोड़ा सा। ओके, सुहानी का आंसर आया है ऊपर वाले का, ऑप्शन नंबर, ठीक देख पा रहा हूँ, मैं अनाउंस नहीं करूँगा, पहले ये वाला नीचे वाला कर देते। और रिया आपका आंसर जो है वो गलत है, सुहानी आपका सही है।
हाँ भाई, कैसे निकालेंगे इसमें? क्या ऐसा दिमाग लगा दूं मजा आ जाए। इमेज कर दिया और कर दिया, सोचोगे तो ही मजा आए, मैं बता दूं तो मजा नहीं आएगा। सोचो कैसे मैं कॉमन डिफरेंस लिया हूँ। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। सक्सेसिव टर्म्स मतलब a1 के बाद क्या आता है a2, तो a1 और a2 के बीच में क्या डिफरेंस है? कॉमन डिफरेंस d, है ना। a3 और a4 के बीच में क्या डिफरेंस है? d। अरे हर टर्म के बीच में डिफरेंस d होता है। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा ना तो मजा आ जाएगा। देखो, नीचे वाले को ऊपर वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टर्म बाय टर्म a2 माइनस a1 करेंगे तो क्या आएगा? a2 माइनस a1 करेंगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। a2 को क्या लिख सकते हो आप? a प्लस b। और a1 को क्या लिख सकते हो? a1 तो a ही होता है। दोनों का डिफरेंस क्या है? a2 माइनस a1 का डिफरेंस क्या है? d आ रहा है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? d होता है। अच्छा, फोर्थ टर्म, अब देखो मैं नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे, सिक्स्थ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म करेंगे, प्लस 100th टर्म माइनस 99th टर्म करेंगे। और नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करा तो आरएचएस भी सब्ट्रैक्ट करो। 400 माइनस 200 होगा, कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। अच्छा, अब देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होता है? कॉमन डिफरेंस डी। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म क्या होता है? डी। सिक्स्थ, अच्छा, कोई भी दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस ही होता है। जैसे थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म सक्सेसिव है, थर्ड के बाद फोर्थ ही आता है ना। उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डी होता है। a6 माइनस a5 ये क्या हो जाएगा? डी। और a100 माइनस a99 ये भी कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। और मैं, और आरएचएस में क्या आ जाएगा अपने पास? 400 माइनस 200 दैट इज 200। तो देख रहे हो आप, डी प्लस बी प्लस डी प्लस डी सो ऑन चलते चला जाएगा। लेकिन रियल क्वेश्चन इज कि कितने बार डी ऐड हो रहा है, कितने बार ऐड हो रहा है? सोचो सोचो सोचो। 100 बार डी ऐड हो गया, सबको ऐसा लगता है 100 बार? ध्यान से देखिए, सबसे पहले ऊपर वाले टर्म्स कितने हैं? 50। 1 3 5 7 से लेकर 99 तक कितने नंबर होंगे? फर्स्ट ऑड नंबर, पहले 100 में से, 100 नंबर्स में से आप सारे ऑड नंबर निकालोगे तो कितने आएंगे? 1 से लेकर 100 तक अपने पास नंबर्स है ना। तो उसमें से 50 ऑड होते हैं और 50 इवन होते हैं। ऐसी बात कर रहे हो, 50 ऑड होते हैं और 50 इवन होते हैं। तो ऊपर अपने पास सारे ऑड लिखे तो कितने हो जाएंगे? ऑड 50। और इवन कितने हो जाएंगे? वो भी हो जाएंगे 50। ये भी 50 टर्म्स लिखे, ये भी 50 टर्म्स लिखे। जब अपन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 50 बार ही आएगा। और ये डी भी कितने बार ऐड होगा? 50 टाइम्स है। तो डी को अगर 50 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 50 डी। तो दिस थिंग विल बिकम 50 डी। और आरएचएस में क्या है? 200। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 200 अपॉन 50 दैट इज 4। कॉमन डिफरेंस विल बी 4। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे जैसे 10th क्लास में हुआ करते, कि आपको दे दिया है डेटा और दूसरे से फर्स्ट टर्म दे दिया, बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस निकालो। लास्ट टर्म दे दिया है, फर्स्ट टर्म दे दिया, बोल रहा है कॉमन डिफरेंस निकालो, सम निकालो। इतने इजी क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले अपने को। हर क्वेश्चन में अपने को खुद से सोचना पड़ेगा। यहाँ पे अपने को खुद से सोचना पड़ा कि ये डिफरेंस होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये भी बड़ा आसान है बट इससे तो ज्यादा ही आसान है। हाँ, इसको ट्राई किया आप लोगों ने? ऑनलाइन बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया, मैक्सिमम लोगों का आंसर जो आ रहा है वो सही है। बट हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे कितने लोग, किसी का आया सेकंड वाला। ये इरेज कर दूं नीचे वाला, हटा दूं पक्का? किसी ने नहीं लिखा हो तो देख लो भाई।
ओके देखो टेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/20 8 10 अपने को क्या दे रखा है 1/20 8 10 का फार्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 90 और ये कितना दे रखा है 1/20 एक जेई में आया हो क्वेश्चन मेरे को उसका ईयर याद नहीं आ रहा है कौन सा ईयर है लेकिन ये जेई का क्वेश्चन पास्ट ईयर का क्वेश्चन ठीक है 8 10 है 1/20 और आपको बोला है कि 20th टर्म इट इज 1/10 20th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 90 ये कितना है 1/10 अच्छा देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 200 टर्म्स चलो वो तो बाद की बात है इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या कर सकता हूं कितने अननोन है मेरे पास a और d अच्छा देखो क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला है कि a अल्फाबेट आपको यूज करना है मैंने अपनी मर्जी से यूज करा है d अल्फाबेट भी मैंने अपनी मर्जी से यूज करा है क्वेश्चन में उसका कोई जिक्र नहीं था तो जो भी आप अपनी मर्जी से अज्यूम करते हो आपका अल्टीमेट टारगेट मैथमेटिक्स में यही होना चाहिए जो आपने खुद से अज्यूम करा है उसका वैल्यू निकालिए या उसको एलिमिनेट कर दे ठीक है तो यहाँ पर अपने पास दो अननोन है a एंड d और इक्वेशन भी दो है आराम से सॉल्व हो जाएगा क्या करूं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं अच्छा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर माइनस नीचे कर देते हैं या नीचे माइनस ऊपर कुछ भी कर दो क्या फर्क पड़ता है मैं नीचे माइनस ऊपर कर देता हूं क्यों a माइनस a 0 19 माइनस 9 कितना हो जाएगा 10d दिस इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20 तो यहां से अपने पास d का वैल्यू आ गया सीधे सीधे तो d का वैल्यू आ जाएगा अपने पास अच्छा ये कितना आ जाएगा 20 माइनस 10 20 माइनस 10 अपॉन 2 मैंने ज्यादा ही सोच लिया तो बड़ा भी एलसीएम मतलब 20 एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1/20 और यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो 10d का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना 1/20 के बराबर तो d का वैल्यू आ जाएगा 1/200 कॉमन डिफरेंस आ गया अपने पास 1/200 50% क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया अभी d का वैल्यू आ गया a कैसे निकालेंगे बताओ एक इक्वेशन कोई भी इक्वेशन में डाल दो इसको उठा के या तो फर्स्ट में डाल दो या तो सेकंड में डाल दो फर्स्ट वाली इक्वेशन थोड़ी इजी लग रही है यहाँ पे 9 है यहाँ पे 19 है तो 9 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा ज्यादा आसान लगता है राइट तो इसको उठाकर अपन फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो तो a plus 9 into d this is equal to 1/20 ऐसे बोलो कि मेरा आंसर डी आ रहा है ना सही है कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है जो भी आंसर आ रहा है उसको कॉन्फिडेंस से बोलो ये आंसर आ रहा है सही आपका भी डी आ रहा है पीयूष और आपका अपना थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मुझे याद हो जाते हैं ना डी इज द करेक्ट आंसर मैं करेक्ट बताता हूँ देखो ए का वैल्यू हम निकालेंगे आंसर कितना आ जाएगा 1/20 माइनस 9/200 ठीक है तो एलसीएम ले लेंगे अपन 200 एलसीएम 200 आ जाएगा अगर तो यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 9 दैट इज 1 आ रहा है क्या समझ ये आ जाएगा 1/200 यही आ रहा है सबका ए आ गया है डी आ गया अब जो पूछना पूछ लो सम ऑफ इट्स फर्स्ट 200 टर्म्स सम का फार्मूला आपको पता है क्या होता है सम का फार्मूला सम का फार्मूला होता है n/2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स सम का फार्मूला पहले लिख लेते हैं सम का फार्मूला होता है a n/2 into a plus n minus 1 into common difference ठीक है सम हो जाएगा n/2 मतलब फर्स्ट 200 टर्म्स का सम निकालना है 200/2 into फर्स्ट टर्म दैट इज a का वैल्यू है यहाँ पे 1/100 प्लस a plus n minus 1 तो यहाँ पर लिखा हुआ है a plus n minus 1 into d कितने टर्म से 200 तो 200 minus 1 कितना हो जाएगा 199 into कॉमन डिफरेंस कितना है
1 by 200 अगेन, ये हो जाएगा 1 by 200, 200 by 2 इधर आ जाएगा, 100 बाहर, और यहाँ पर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एलसीएम तो 200 आ जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा 1 plus 199. Now this is luckily 200 upon 200, that is 1. आंसर आ रहा है B for Bombay. तो सम ऑफ क्या पूछते हैं यहाँ पर, फर्स्ट 200 टर्म्स, अब बोलो 2a, हाँ 2a, मिस्टेक 2a होना चाहिए, थैंक यू. 2a मतलब 2 into 1 by 100, that is 2a. तो ये कितना आ जाएगा 199 plus 2, that is 201, है ना. तो 100 into 201 divided by 200, ये 00 कट जाएगा तो 201/2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. ठीक है, कितने लोगों का ये आया आंसर 201/2? आपका भी आ रहा है, तेजस आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है, समझो कि नो, कहाँ अटक है, इधर आगे. ठीक है, तो आंसर विल बी डी, 201/2. लिख डालो पहले तो आप इस, हाँ भाई ये लो लिख लो. ये जेई में आया वो क्वेश्चन, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन जेई में आता है तो हमसे छूटा नहीं चाहिए, आराम आराम से सॉल्व करना होता है, जल्दी जल्दी से, ठीक है, सबका आंसर आना चाहिए, इट वाज वेरी इजी. ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, टिल देन बाय एवरीवन. होमवर्क मैं आपको कुछ दे नहीं रहा हूँ, पहला दिन है आपको, तो चलो एंजॉय करो, कल से होमवर्क देना स्टार्ट करूँगा, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक का मॉड्यूल जो है वो पूरा कंप्लीट करके रखना है ना. तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं. ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू.